हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट इन लव। घटना चक्र का सीरीज चल रहा है जिसमें कि आज है पॉलिटी का सेशन। पॉलिटी के सेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। बहुत ही मजेदार रहने वाला है यह सेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए सब्सक्राइब को, हमारे चैनल को देखिए। और प्लेलिस्ट बनाया गया है कौन सा वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर कब आने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। इसके नोट्स हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्य का सभापति यानी पदेन सभापति होता है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 66 का 1 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन मैदान गुप्त होते हैं जैसे राष्ट्रपति का होता है, सेम ऐसे ही है। अनुच्छेद 66 के 3 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तथा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने का योग्य हो का उल्लेख किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन है। 2018 में संशोधन किया गया था। चलिए, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। अनुच्छेद 67 में है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। 67 का क में अनुसार होता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। 67 का ख है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे कि लोकसभा सहमत है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति के द्वारा इस नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। तो देखिए, अभी तक इतने राष्ट्रपति रह चुके हैं और इस समय धनपत जी हैं, धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकाल देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो ये होते हैं संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, तो ये होता है लोकसभा और राज्यसभा सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, तो नीचे दिया गया है कूट के। तो इसमें दिखाना है कि लोकसभा के सदस्य रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, विधानसभा और विधान परिषद ये नहीं रहते हैं। तो 3 और 4 हटा दीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों की विधायकों के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो केवल एक सही है और ये राज्य स्टेट का कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट है, कथन और कारण है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये सही है और स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें असत्य बताना है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसमें सही नहीं बताना है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, जनता से नहीं मतलब है, सांसद चुनते थे, ये पहला गलत है। नेक्स्ट है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, तो देखिए ये सही है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, तो ये भी सही है।
उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो ये गलत है, ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। देखिए इसमें कौन सा गलत बताना है, तो ये 1 और 4 गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का उपराष्ट्रपति, तो 4 स्टेटमेंट है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, तो सही है। भारत का उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्यदायित्व तो नहीं है, सही है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण तथा अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो यह भी सही है, यानी कि सभी सही से सभी 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, तो यह होता है राज्य परिषद के। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो यह है केवल राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा की होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, तो यह होता है राज्यसभा। नेक्स्ट है इसमें नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रह चुके हैं। तो इसमें है डॉक्टर एस कृष्णन, जी एस पाठक नहीं है, इसमें राधा कृष्णन है और बीबी गिरी, ये दोनों यही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, तो इसमें बताना है। तो इसमें है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये CGI भी थे, और शंकर दयाल शर्मा, ये हैं। बाकी सब लोग राष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें बताना है, सही नहीं बताना इसमें है। तो देखिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, सही है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीश द्वारा की जाती है, सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मिलित है, सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो ये गलत है। तो नेक्स्ट चलते हैं, राधा कृष्णन थे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं और आखिरी है मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो ये थे 12वां नंबर के। तो इस प्रकार उपराष्ट्रपति समाप्त होते हैं यहाँ पर। और अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इसमें कुछ नोट्स दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा शामिल हुआ है। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 75(1) के क के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछता है कितना प्रतिशत होता है, तो 15%। संविधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा उपयुक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 के में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्रीय उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय, जिसे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। 1 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में मंत्रालयों की संख्या 51 है। अब इसमें देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। चौथा है, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो ये ऑप्शन 2, 3 और 4 सही है, यानी पहला गलत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं, राष्ट्रपति में होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र नेता होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। कर सकता है बर्खास्त। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो ये सही है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री होता है तो ये इसकी होती है नियुक्ति। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है तो यह होता है केंद्र सरकार का, जैसे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो यह है प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट है, कैबिनेट का तात्पर्य है तो कैबिनेट स्तर के मंत्री का। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो यह होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपालस्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। दूसरा है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संतुष्टि के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो ये सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। 2021 क्वेश्चन 2021 का। नेक्स्ट है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो ये सही है और दूसरा गलत है, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो यह होता है प्रधानमंत्री के पास। यहाँ पे कथन कारण नहीं है, कथनों पर विचार करना है। तो नेक्स्ट पहला है इसमें, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएंगी। तो इसमें प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो इसमें ए सही है सिर्फ। नेक्स्ट है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। बस यही सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 75। नेक्स्ट है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो ये होते हैं दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय तो जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो यही सही है, बाकी क्या पढ़ते हैं, बाकी तो गलत ही है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री को लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यही सही है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो भारत का प्रधानमंत्री तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है? नहीं। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है? नहीं। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। तो यही सही है, अपने मन से व्यक्तियों का चयन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है
केंद्रीय मंत्री रह सकता है तो वह 6 महीने तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, तो यह है 6 माह। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह है संविधान के एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रधान है, सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रधान करता है, सही है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन बहुमत से विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। क्वेश्चन 23 है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो यह होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार और अनुच्छेद 74 के 3 के अनुसार। तो यह होता है 1, 2, 3, यानी कि ये होता है अनुच्छेद 4 का 74 का 3 गलत है, 75 का 3 होता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो ये होता है लोकसभा के प्रति होता है। लोकसभा इसमें इसी में आ जाता है, संसद के प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, संसद इसमें संसद में डाल देते हैं, लेकिन लोकसभा के प्रति होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह होता है लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो यह होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं, तो यह केवल एक सही है, राष्ट्रपति उसमें होता है। भारत कथन और कारण है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो इसमें देखिए कथन गलत है, लेकिन पर कारण सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो ये इसमें से देखिए 2, 3 सही है, यानी पहला गलत है। केंद्र के मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में से तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। तो ये होते हैं प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये है अनुच्छेद, ये है 1995 क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो यह होता है विधायिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो यह है विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो यह है लोकसभा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो यह होती है स्पीकर। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो यह है 50। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या 50 होती है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? तो यह है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना? तो ये थे कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो जॉन मथाई। रेल मंत्री थे, पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर रहे। तो उन्होंने नाम नहीं दिया गया। उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। तो इनका नाम दिया गया, उनका नाम नहीं दिया गया, तो जॉन मथाई हम लोग लगाते हैं अगर आता तो। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का
पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी.एच. भाभा, सरदार बलदेव सिंह, तो ये थे सरदार और ये थे सी.एच. भाभा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे देवेगौड़ा जी थे। और देखिए इसमें 15वें नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल से सम्मिलित करना है तो देवेगौड़ा। तो देखिए इसमें मिलाना है देवेगौड़ा, तो देवेगौड़ा थे 1989 से 1990। चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर थे 1999 से नहीं, देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, ये देवेगौड़ा जी इसमें नहीं थे। देवेगौड़ा हो जाएंगे 1990 से 91, 89 से 90 में नहीं, 90 से 91 में। चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर जी हैं देखिए इसमें देवेगौड़ा जी है, तो इसमें 1996-97 में। चंद्रशेखर तो इसमें 1990 से 91 में है। अटल बिहारी वाजपेयी तो 1999 से 2004 तक है। और इंद्र कुमार गुजराल है, तो इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 98 तक है। और विश्वनाथ प्रताप है, तो ये 1989 से 90 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाता है 3, 5, 2, 1, 4। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो देखिए ये हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, इंदिरा गांधी हैं, गुलजारीलाल नंदा है, अटल बिहारी वाजपेयी है, अब नरेंद्र मोदी जी भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद एक बार से अधिक समयान्तर के बाद सुशोभित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो इस प्रकार हो जाएंगे इसमें गुलजारीलाल नंदा 3, 4, 5। एक से अधिक बार बताया गया, ये लगातार थे तो प्रधानमंत्री, इसलिए इनका नाम नहीं जगह है, ये अलग अलग बार से होकर आए हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री का हुआ था ताशकंद में। यहाँ पर प्रधानमंत्री बने रहने पर निम्नलिखित राज्यों में उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो देखिए इसमें करना है मिलान। तो देखिए इसमें पी.वी. नरसिम्हा राव हैं, तो ये हैं अविभाजित आंध्र प्रदेश के थे। तो और मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे अविभाजित उत्तर प्रदेश के थे। और मोरारजी देसाई उत्तर प्रदेश के नहीं थे, मोरारजी देसाई जी थे तो ये थे बम्बई के। और एच.डी. देवगौड़ा, तो एच.डी. देवगौड़ा थे, तो एच.डी. देवगौड़ा आते हैं कर्नाटक के। चरण सिंह, तो चरण सिंह थे अविभाजित उत्तर प्रदेश के थे। और नरेंद्र मोदी थे तो ये गुजरात के थे। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई बम्बई, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक और चरण सिंह उत्तर प्रदेश, नरेंद्र मोदी गुजरात। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो ये थे चंद्रशेखर जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? सेम क्वेश्चन है, चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो ये थे चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री मंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो ये इनका नाम याद रखिए, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो देखिए ये है वीपी सिंह, वाई.बी. चढ़ाड़, आर. वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी, सभी लोग थे, 1, 2, 3, 4 हैं। नेक्स्ट है, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के नई आर्थिक नीति की घोषित की गई तो प्रधानमंत्री कौन था? तो नरसिम्हा राव जी थे। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री, सही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर, सही है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ये गलत है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत के पूर्व नीति, ये सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो ये पंजाब से लोकसभा के सदस्य, गलत। पंजाब से राज्यसभा के सदस्य, गलत। राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य, ये असम के सदस्य, सही है। निम्न, तो इसमें कथन और कारण है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं क्योंकि संसदीय प्रणालियों में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो इसमें देखिए कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन और कारण है, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है क्योंकि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो यह होता है, ए और आर दोनों सही है किंतु सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं।
नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री का सृजन, पद का सृजन तो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो इसमें दोनों गलत है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिव संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, तो दोनों गलत है। नेक्स्ट है कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन, तो इसमें संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं। दूसरा कथन है कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। तीसरा कथन है यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं है। चौथा कथन है संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ऑप्शन कथन 1, 2 सही है, लेकिन कथन 3 और 4 गलत है। 2020 का छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, तो यह है मंत्रिमंडल सचिव। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, तो इसमें बताया गया था ऑप्शन बी है 91 संशोधन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा, वही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सी है 91 संविधान संशोधन। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है, तो केवल एक सही है, इस समय 51 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, तो यह श्वेत पत्र। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, तो यह है गोपालस्वामी अयंगर। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं, तो यह है मंत्रिमंडल में बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये गलत है, तो 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है, तो यह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो यह होते हैं प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था, तो यह है 1951 में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन और LB शास्त्री मतलब लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट। अच्छा यहाँ भी इनको बताना है कि कौन से कहाँ पर दफनाया गया है, तो कौन से घाट पर, तो शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू, LB शास्त्री है विजय घाट, इंदिरा गांधी है शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि नहीं है, राजीव गांधी समाधि इनका है स्थल वीरभूमि पे। कर्मभूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी का है। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और उसके बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया है इस समय जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो चलिए इस प्रकार यह क्वेश्चन समाप्त होता है। अब लोग हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। चलिए प्लेलिस्ट खोलिए और घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, आप लोग सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। घटना चक्र बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज सभी को एग्जाम के लिए। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।